नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑल एग्जाम गाइड गुरु के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं संपूर्ण इतिहास का निचोड़। इतिहास जीके के क्वेश्चन हर एग्जाम में आते हैं और ये प्रश्न 1000 यदि आपने लगा लिए तो ये आपको कई एग्जामों में, जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे आने वाले कई एग्जामों में आपको मिलेंगे। लूसेंट, एनसीईआरटी सभी बुकों का निचोड़ है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन है। पिछले 30 साल से जो बिल्कुल बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं वही हमने इसमें डाले हैं। तो कुछ देखो चाहे ना देखो, ये पूरी 1000 क्वेश्चन की सीरीज जरूर देख लेना। अच्छे से ये इतिहास के क्वेश्चन रख लेना, आपको एग्जाम में मिलेंगे। करते हैं हम इस वीडियो को बिना देर के स्टार्ट। पहला क्वेश्चन देखना है आपको क्या पूछा गया इसमें। तो सबसे पहले क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। अकबरनामा, इसको किसने लिखा है? अकबरनामा को किसने लिखा है? तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा आपका अबुल फजल, ऑप्शन नंबर सी। अकबरनामा को लिखने वाले हैं अबुल फजल, ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है प्रश्न के लिए। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्वतंत्रता सेनानी काकोरी रेल लूट कांड में शामिल नहीं था? काकोरी रेल लूट कांड जो हुआ था, तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से चंद्रशेखर आजाद भी शामिल थे, राम प्रसाद बिस्मिल जी भी शामिल थे, भगत सिंह शामिल नहीं थे और अशफाक उल्ला खान शामिल थे। तो भगत सिंह जी काकोरी रेल लूट कांड में शामिल नहीं थे, ऑप्शन नंबर सी। 1939 में भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान निम्नलिखित में से कौन अखिल भारतीय राज्य लोक सम्मेलन के अध्यक्ष बने थे? तो अखिल भारतीय राज्य लोक सम्मेलन के जो अध्यक्ष बने थे, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? राइट आंसर है जवाहरलाल नेहरू जी, ऑप्शन नंबर बी, जवाहरलाल नेहरू जी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन फ्रंटियर गांधी के नाम से प्रसिद्ध है? फ्रंटियर गांधी के नाम से प्रसिद्ध है। यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, सीमांत गांधी या फ्रंटियर गांधी के नाम से अब्दुल गफ्फार खान प्रसिद्ध हैं, ऑप्शन नंबर ए, खान अब्दुल गफ्फार खान, ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष सरोजिनी नायडू द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी? तो सरोजिनी नायडू जी के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अधिवेशन की जो अध्यक्षता की गई थी, सन था आपका 1925, ऑप्शन नंबर डी पढ़िए 1925, यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। सरोजिनी नायडू ने कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी 1925 में। महात्मा गांधी द्वारा दीन बंधु की उपाधि इनमें से किसको दी गई थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन देख के समझ रहे होंगे। एक एक क्वेश्चन अपने आप में सुपर इंपॉर्टेंट है, तो सभी वीडियो को लाइक कर दो। मैं बीच में आपसे एक बार भी नहीं बोलूंगा। आपने 5 क्वेश्चन पढ़ लिए हैं, क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, सभी मिलकर वीडियो को लाइक जरूर कर देना। और इस क्वेश्चन का आंसर हम देख लेते हैं। दीन बंधु की उपाधि दी गई थी CF एंड्रयूज को। जो रोज तैयारी करता है ना, उसको समझ में आ रहा होगा कि हाँ, ये क्वेश्चन मैंने कहीं ना कहीं देखे इतिहास के, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं सर। ठीक है, तो सभी वीडियो को लाइक जरूर कर देना। अगला क्वेश्चन है कि महमूद गजनी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? तो महमूद गजनी ने टोटल 17 बार भारत पर आक्रमण किया था, ऑप्शन नंबर ए, 17 बार महमूद गजनी ने भारत पर आक्रमण किया था। अगला प्रश्न है कि भारत और पाकिस्तान के स्वतंत्र राज्यों के निर्माण की देखरेख करने वाला अंतिम भारतीय वायसराय कौन था? तो जो आखिरी वायसराय था जिसने भारत और पाकिस्तान के स्वतंत्र राज्यों की देखरेख की थी, यहां पर क्या आंसर राइट हो जाएगा? लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन नंबर डी पढ़िए, लॉर्ड माउंटबेटन यहां पर प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, लॉर्ड माउंटबेटन। अगला क्वेश्चन देखिए, पुष्यमित्र शुंग द्वारा मारा जाने वाला अंतिम मौर्य शासक बताइए। पुष्यमित्र शुंग द्वारा मारा जाने वाला आखिरी मौर्य शासक जो था वो था आपका बृहदत्त, ऑप्शन नंबर ए पढ़िए, बृहदत्त राइट आंसर हो जाएगा। ये आखिरी मौर्य शासक था जिसको पुष्यमित्र शुंग ने मारा था, ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि गुरु नानक जी की जन्मस्थली जिसे आज ननकाना साहिब के नाम से जाना जाता था, पहले इसको क्या कहा जाता था? तो गुरु नानक देव की जन्मस्थली को पहले कहा जाता था आपका राय भोईधी तलवंडी, ऑप्शन नंबर ए पढ़िए, जिसको अभी ननकाना साहिब कहते हैं, पहले राय भोईधी तलवंडी कहा जाता था, ऑप्शन नंबर यहां पर ए राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। भारतीय राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार किस राजनीतिक अवसर पर गाया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं, इसको मैं बिल्कुल सही आंसर आपको बता देता हूं। तो वंदे मातरम सबसे पहली बार जब गाया गया था ना, राष्ट्रीय गीत की बात हो रही है, जनगणमन राष्ट्रीय गान की बात नहीं हो रही है, राष्ट्रीय गीत की बात हो रही है। ये कांग्रेस का जो अधिवेशन 1896 वाला हुआ था, ऑप्शन नंबर ए पढ़िए, कांग्रेस का अधिवेशन 1896 वाला हुआ था, सबसे पहली बार वंदे मातरम उसमें गाया गया था अधिवेशन में। ठीक है, याद रखिएगा। पुस्तक हुमायूंनामा किसने लिखी थी बताइए? हुमायूंनामा, अकबरनामा पढ़ लिया, अब हुमायूंनामा, तो हुमायूंनामा लिखी थी गुलबदन बेगम ने, ऑप्शन नंबर यहां पर भी गुलबदन बेगम राइट आंसर हो जाएगा हुमायूंनामा के लिए। अगला प्रश्न है कि पिकलीहल और उटनूर
ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थल है। ये कहाँ के महत्वपूर्ण स्थल है? तो पिकलीहल और उटनूर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण स्थल है, और ये आपके जो हैं ये हैं आपके नवपाषाणकालीन महत्वपूर्ण स्थल। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी नवपाषाणकालीन महत्वपूर्ण स्थल है पिकलीहल और उटनूर, याद रखिएगा। किस वंश की राजधानी दक्षिण भारत में नहीं थी? चोल, चेर, पाल या पल्लव? तो दक्षिण भारत में जो राजधानी नहीं थी, ये क्वेश्चन मैं आपको एक बार और करा चुका हूं, है ना। तो पाल राजवंश की राजधानी नहीं थी दक्षिण भारत में। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। पाल वंश दक्षिण भारत में नहीं था। चोल, चेर और पल्लव ये दक्षिण भारत के राजवंश है। शेर शाह सूरी का मकबरा कहां पर स्थित है? तो शेर शाह सूरी का मकबरा सासाराम बिहार में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए सासाराम बिहार राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर चोल साम्राज्य का एक उदाहरण है? तो चोल साम्राज्य का एक उदाहरण यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन नंबर डी पढ़ लीजिए, ऐरावतेश्वर मंदिर, ये चोल साम्राज्य का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक पर उल्लिखित सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिए गए हैं? तो सत्यमेव जयते जो शब्द लिए गए हैं ये आपके लिए गए हैं मुंडक उपनिषद से या मुंडको उपनिषद से। ऑप्शन नंबर यहां पर बी राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगला प्रश्न है कि पाल राजवंश का संस्थापक इनमें से कौन था? तो पाल राजवंश जो था इसका संस्थापक था आपका गोपाल। ऑप्शन नंबर सी गोपाल जो था ये पाल राजवंश का संस्थापक था, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी? तो मुस्लिम लीग की स्थापना यदि आपसे सन पूछा जाए तो याद रखना मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी 1906 में। सन आपका सही आंसर हो जाएगा 1906 मुस्लिम लीग की स्थापना के लिए। अगला प्रश्न है कि जयपुर के हवा महल की बाहरी दीवारों पर कितनी खिड़कियां हैं? तो जयपुर में जो हवा महल बना है उसकी बाहरी दीवारों पर आपकी 953 खिड़कियां हैं। ऑप्शन नंबर डी 953 खिड़कियां हैं जयपुर की बाहरी दीवारों पर जो हवा महल बना हुआ है। इब्राहिम लोधी दिल्ली का सुल्तान कब बना था? तो इब्राहिम लोधी दिल्ली का सुल्तान बना था, वो सन था, आपको सन कई पूछे जाते हैं एग्जाम में तो रट लेना है। 1517 में इब्राहिम लोधी दिल्ली का सुल्तान बना था, 1517, याद रखिएगा, रट लीजिएगा। गुरु पर्व सिख समुदाय का सबसे महत्वपूर्ण और पवित्र त्यौहार है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार इसे निम्नलिखित किस महीने में मनाया जाता है? तो गुरु पर्व जो मनाया जाता है हिंदू कैलेंडर के अनुसार कार्तिक के महीने में मनाया जाता है, कार्तिक मास में। ऑप्शन नंबर सी कार्तिक मास में गुरु पर्व मनाया जाता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत ब्रिटिश राज के सीधे नियंत्रण में आ गया था? तो भारत ब्रिटिश राज के सीधे नियंत्रण में आ गया था, आपसे वो सन पूछा गया है, और राइट आंसर हो जाएगा आपका 1857 की जो क्रांति हुई थी उसके एक साल बाद। ऑप्शन नंबर यहां पर डी राइट आंसर हो जाएगा। 1858 में हम सीधे ब्रिटिश के अधीन हो गए थे। किस राज्य में फोडोंग बौद्ध मठ स्थित है? फोडोंग बौद्ध मठ, तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा फोडोंग बौद्ध मठ। ये आपका सिक्किम राज्य में पड़ता है, ये बहुत फेमस मठ है, सिक्किम राज्य। ऑप्शन नंबर यहां पर डी राइट आंसर है इस प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन अच्छा है, उसमें आपसे संस्थापक और संस्था का नाम पूछा गया। देखिए आपको बताना है इनमें से कोई एक सही है। किसने किसकी स्थापना करी? मैं आपको सीधे बता देता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में कई बार आ चुका है। स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी, ठीक है। स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। अब आपको बताना है कि आर्य समाज और ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की है? आर्य समाज की स्थापना और ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की है, ये कमेंट करके आपको बताना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि किस वर्ष लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन का आदेश दिया था? लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन का आदेश किस वर्ष दिया था? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए उसमें से 1905 ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 1905 में लॉर्ड कर्जन ने जो है बंगाल विभाजन का आदेश दिया था, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भारत में राष्ट्रपिता के रूप में किसे जाना जाता है? तो भारत के अंदर राष्ट्रपिता के रूप में, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आप सभी को पता होना चाहिए, जाने जाते हैं आपके मोहनदास करमचंद्र गांधी जी। ऑप्शन नंबर यहां पर ए मोहनदास करमचंद गांधी जी राष्ट्रपिता के रूप में जाने जाते हैं, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भारत के किस भाग में जैन धर्म के दीलवाड़ा मंदिर स्थित हैं? बहुत प्रसिद्ध दीलवाड़ा मंदिर जैन धर्म के स्थित है। तो यहां पर आपको जो दिया गया है इसमें से राइट आंसर हो जाएगा जैन धर्म के दीलवाड़ा मंदिर, ये माउंट आबू में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए माउंट आबू राइट आंसर हो जाएगा दीलवाड़ा मंदिर के लिए, जैन धर्म के दीलवाड़ा मंदिर के लिए। अगला क्वेश्चन है कि शुजाउद्दौला और शाह आलम ने रॉबर्ट क्लाइव के साथ इलाहाबाद की संधि पर हस्ताक्षर कब किए थे? तो शुजाउद्दौला और शाह आलम ने रॉबर्ट क्लाइव के साथ इलाहाबाद की संधि पर जो हस्ताक्षर किए थे सन था 1765। ये याद रखना 1765 में इलाहाबाद की संधि पर हस्ताक्षर हुए थे शुजाउद्दौला के बीच और रॉबर्ट क्लाइव के बीच। 1765 याद रहेगा, ऑप्शन नंबर सी। वायसराय की कार्यकारी परिसर में सम्मिलित होने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो वायसराय की कार्यकारी समिति में सम्मिलित होने वाले सबसे पहले जो भारतीय थे उनका नाम था सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। ऑप्शन नंबर डी पढ़िए,
सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जी राइट आंसर है इस प्रश्न के लिए। निम्नलिखित में से कौन बौद्ध धर्म की पवित्र पुस्तक है? बताइए, बौद्ध धर्म की पवित्र पुस्तक इनमें से कौन सी है? जो आपको ऑप्शन दिए गए हैं क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से आपकी त्रिपिटक जो है ये बौद्ध धर्म की एक पवित्र पुस्तक है। ऑप्शन नंबर 1 त्रिपिटक, ये बौद्ध धर्म की बहुत ज्यादा फेमस पुस्तक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि अमृतसर संधि पर हस्ताक्षर कब किए गए थे? अमृतसर संधि पर इनमें से कब हस्ताक्षर किए गए थे? तो अमृतसर संधि पर आपके 1809 में हस्ताक्षर हुए थे। ऑप्शन नंबर बी 1809 में अमृतसर संधि पर हस्ताक्षर हुए थे, राइट आंसर हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता की खोज सर्वप्रथम किस वर्ष हुई थी? तो हड़प्पा सभ्यता की जो खोज हुई थी सबसे पहले हुई थी आपकी 1921 में। ऑप्शन नंबर सी पढ़िए, 1921 में सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी। ऑप्शन नंबर सी 1921 राइट आंसर है। मैसूर साम्राज्य और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच दूसरा एंग्लो मैसूर युद्ध कब लड़ा गया था? दूसरे नंबर का एंग्लो मैसूर युद्ध की बात हो रही है। तो दूसरे नंबर का एंग्लो मैसूर युद्ध हुआ था 1780 से 1784। ऑप्शन नंबर ए 1780 से 1784 राइट आंसर है प्रश्न के लिए। टीपू सुल्तान के शासनकाल में उनके राज्य मैसूर की राजधानी क्या थी? तो टीपू सुल्तान के शासनकाल में जो उनका राज्य मैसूर था उसकी जो राजधानी थी वो थी आपकी श्रीरंगपट्टनम। ऑप्शन नंबर डी श्रीरंगपट्टनम टीपू सुल्तान के समय उनके जो है शासन राज्य की राजधानी थी। ऑप्शन नंबर डी श्रीरंगपट्टनम राइट आंसर है। दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा के नारे किसने दिए थे? तो दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये जो नारे थे ये सुभाष चंद्र बोस जी के नारे थे। ऑप्शन नंबर ए सुभाष चंद्र बोस जी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगे नारे। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी जगह आप मुगल सम्राट हुमायूं के पुस्तकालय को देखने के लिए जाएंगे? तो भारत में मुगल सम्राट हुमायूं की जो पुस्तकालय है उसको यदि आपको देखने जाना पड़ेगा तो यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं नई दिल्ली में आपको ये मिलेगा पुस्तकालय। ऑप्शन नंबर ए नई दिल्ली यहां पर राइट आंसर है। निम्नलिखित में से सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल सिंधु नदी के तट पर स्थित नहीं है? सिंधु नदी के तट पर स्थित नहीं है पूछा गया है। तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए राइट आंसर हो जाएगा। देखिए कोट डीजी ये भी आपका सिंधु नदी पे है, मोहनजोदाड़ो भी और चन्हूदड़ो भी। रोपड़ जो है ये सिंधु नदी के किनारे नहीं है। ऑप्शन नंबर सी रोपड़ सिंधु नदी के किनारे स्थित नहीं है। किसने वर्धा योजना या बुनियादी शिक्षा को प्रस्तावित किया था? इनमें से वर्धा योजना या बुनियादी शिक्षा को प्रस्तावित करने वाले जो थे वो थे आपके महात्मा गांधी जी। ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी जी ने वर्धा योजना या बुनियादी शिक्षा को प्रस्तावित किया था, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए। अकबर के शासनकाल में किस पुस्तक का अनुवाद द रज़्मनामा या युद्ध की पुस्तक के नाम से हुआ है? तो युद्ध की पुस्तक या द रज़्मनामा के नाम से महाभारत का अनुवाद किया गया है। ऑप्शन नंबर ए पढ़िए, महाभारत का अनुवाद है द रज़्मनामा या युद्ध की पुस्तक के नाम से। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी जी के द्वारा 1930 में की गई थी? तो महात्मा गांधी जी ने 1930 में जो आंदोलन स्टार्ट किया था 1930 में किया था सविनय अवज्ञा आंदोलन। ऑप्शन नंबर बी। अब आपको कमेंट करके बताना कि भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष स्टार्ट हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था ये कमेंट करके आपको बताना। देखते हैं आप में से कितने लोगों को पता है। भारत सरकार ने 1948 में ऑपरेशन पोलो कोड नेम के तहत डैश को अपने अधिकार में लिया था, बताइए। ऑपरेशन पोलो कोड नेम के तहत इनमें से किसको अधिकार में लिया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा हैदराबाद को अधिकार में लिया गया था ऑपरेशन पोलो कोड नेम के तहत। ऑप्शन नंबर आपका बी हैदराबाद यहां पर राइट आंसर है प्रश्न के लिए। प्राचीन भारत के राजाओं की प्रशंसा में रचित शिलालेखों को किस रूप में जाना जाता है? तो प्राचीन राजाओं के प्रशंसा में रचित जो शिलालेख हैं यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उनको प्रशस्तियां कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी प्रशस्तियों के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। महात्मा गांधी जी और मोहम्मद अली जिन्ना दोनों के गुरु कौन थे? तो महात्मा गांधी जी और मोहम्मद अली जिन्ना दोनों के गुरु जो थे वो थे आपके गोपाल कृष्ण गोखले जी। ऑप्शन नंबर सी गोपाल कृष्ण गोखले जी राइट आंसर हो जाएगा। भारत के प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का नेतृत्व किसने किया था? तो भारत में प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का जो नेतृत्व किया था काका कालेलकर जी ने किया था। ऑप्शन नंबर सी पढ़िए, काका कालेलकर जी ने पिछड़ा वर्ग आयोग का नेतृत्व किया था। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है। रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं तो रामकृष्ण मिशन के जो संस्थापक थे वो थे आपके स्वामी विवेकानंद जी। ऑप्शन नंबर सी स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। बाबर ने वर्ष 1528 में चंदेरी में निम्नलिखित में से किसे पराजित किया था? बाबर की बात हो रही है। तो बाबर ने यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा 1528 में मेदिनी राय को पराजित किया था। मेदिनी राय ऑप्शन नंबर बी को पराजित किया था बाबर ने। 1528 की बात हो रही है। निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापकों में से एक था? तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी इसकी जो स्थापना की थी यहां पर आपको जो नाम दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा राम मनोहर लोहिया जी। ऑप्शन नंबर ए पढ़िए,
राम मनोहर लोहिया जी ने कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापकों में से एक थे, ये ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह में इलाहाबाद, जिसको आप प्रयागराज बोलते हैं, के एक नेता थे? तो प्रयागराज या इलाहाबाद के 1857 विद्रोह में जो नेता थे उनका नाम था, यहां पर राइट आंसर हो जाएगा मौलवी लियाकत अली। ऑप्शन नंबर ए पढ़िए, मौलवी लियाकत अली, ऑप्शन नंबर ए यहां पर प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। कुल कितने वेदांग हैं? वेदांगों की संख्या आपको बताना है कि कुल कितने वेदांग हैं। तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, राइट आंसर हो जाएगा आपका, वेदांगों की संख्या है आपकी ऑप्शन नंबर बी 6। कुल 6 वेदांग हैं, ऑप्शन नंबर बी यहां पर 6 वेदांग प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, जैसा कि आपके एग्जाम आने वाले हैं, आपके लिए हमने जीके की पीडीएफ तैयार की है। इस जीके की पीडीएफ में आपके हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, कंप्यूटर, विविध लगभग हर जीके जीएस का पोर्शन कवर रहेगा। और आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं इसमें से आपको क्वेश्चन बहुत सारे फंसेंगे। ये क्वेश्चन टोटल हमने जो निकाले हैं, टोटल 15,000 क्वेश्चन निकाले, मैं आपको दिखा भी देता हूं। ये देखिए लास्ट क्वेश्चन 15,002, 15,001, पूरे क्वेश्चन 15,000 आपको वन लाइनर के फॉर्मेट में मिल जाएंगे। इसकी पीडीएफ 900 रुपए की है, लेकिन अभी एग्जाम चल रहे हैं, इसलिए केवल और केवल आपको ये जो पीडीएफ मिलेगी ये 100 रुपए में मिल जाएगी। जिसको भी चाहिए अभी ले लो, 1-2 दिन तक का ऑफर है, उसके बाद फिर इसका प्राइस बढ़ जाएगा। 100 रुपए में आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। जिसको भी चाहिए नीचे दिए गए नंबर पर आप जो है फोन पे, गूगल पे, पेटीएम के माध्यम से पेमेंट करके उस पर व्हाट्सएप पे बात कर लीजिए, चाहे कॉल कर लीजिए। कॉल ना उठाऊं तो व्हाट्सएप कर लेना, पेमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट मुझे दे देना। आपको ये 15,000 एक साथ पूरे क्वेश्चन मिल जाएंगे। यदि आपने ये रट लिए, लगा लिए, तो भारत का कोई भी एग्जाम है जहां जीके आता है, आपका जो है 100% क्वेश्चन कई इसमें से फंसने वाले हैं। 15,000 क्वेश्चन कम नहीं होते, जरूर ले लेना, ऑफर लिमिटेड समय के लिए है। किस वर्ष पानीपत के युद्ध में बाबर ने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को हराकर दिल्ली और आगरा पर कब्जा कर लिया था? बताओ। पानीपत का युद्ध एग्जाम में कई बार पूछा गया, किस किसके बीच में हुआ था? तो बाबर और इब्राहिम लोदी, और दिल्ली पर और आगरा पर कब्जा कर लिया था बाबर ने। क्या होगा राइट आंसर इस प्रश्न के लिए? तो याद रखना वो सन था आपका 1526। ऑप्शन नंबर ए 1526 राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए, ऑप्शन नंबर ए। पुष्यमित्र शुंग द्वारा मारा जाने वाला अंतिम मौर्य शासक बताइए। तो ये शायद कल भी मैंने इसको क्वेश्चन को कवर किया था। तो सबसे पहला जो शुंग वंश का शासक था वो था पुष्यमित्र शुंग, और उसने बृहदत्त को मार के जो है गद्दी पर कब्जा किया था, मौर्य साम्राज्य का अंत कर दिया था और शुंग वंश की स्थापना की थी, ऑप्शन नंबर ए। सर थॉमस रो इंग्लैंड के किंग्स जेम प्रथम के आधिकारिक राजदूत के रूप में किस मुगल सम्राट के दरबार में आए थे? सिंपल सा क्वेश्चन है कि सर थॉमस रो किसके दरबार में आए थे, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा सर थॉमस रो आए थे जहांगीर के दरबार में, ऑप्शन नंबर डी पढ़िए, जहांगीर के दरबार में आए थे सर थॉमस रो। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लेना इस क्वेश्चन को, एग्जाम में कई बार आ चुका है। विजयनगर की राजधानी प्राचीन शहर जो हम्पी के खंडहर हैं, किस वर्तमान भारतीय राज्य में स्थित है? हम्पी अभी किस राज्य में है? यदि आपको हम्पी घूमने जाना है, विजयनगर साम्राज्य के जो खंडहर है हम्पी, तो आप किस राज्य में जाएंगे? राइट आंसर हो जाएगा आपको जाना पड़ेगा कर्नाटक राज्य में। हम्पी जो है कर्नाटक राज्य में स्थित है, ऑप्शन नंबर डी कर्नाटक राज्य राइट आंसर हो जाएगा। यदि आपको पता हो किसी को कि विजयनगर साम्राज्य के अवशेष किस नदी के किनारे है, तो आप कमेंट करके बताइए। जो हम्पी है वो किस नदी के किनारे है, किसी को भी पता हो तो कमेंट करके बताओ, देखते हैं आप में से कितने लोगों को पता है। कोलथुनाडु, वल्लुवनाड और थेक्कुमकुर भारत के किस राज्य के प्राचीन काल के अल्पकालीन राज्य थे? ये छोटे छोटे राज्य थे, आपको नाम से समझ में आ रहा होगा कि ये साउथ के थे। अब यहां पर 2 ऑप्शन दिए साउथ में, एक तो कर्नाटक, एक केरल। तो आपको बताना है ये कहां के राज्य हैं सभी। तो याद रखिएगा ये पूरे राज्य बहुत छोटे छोटे राज्य थे, बहुत फेमस थे, और ये केरल के फेमस साम्राज्य थे। ऑप्शन नंबर डी केरल के साम्राज्य थे कोलथुनाडु, वल्लुवनाद और केत्तुकुमकुर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी केरल राइट आंसर है। वयोवृद्ध स्वतंत्रता सेनानी, समाज सुधारक और नारीवादी सावित्रीबाई फुले भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? बताइए। सावित्रीबाई फुले जी का किस राज्य से संबंधित है? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा इनका संबंध है आपका महाराष्ट्र राज्य से, ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है ये, ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। निम्नलिखित में से कौन नंद वंश का आखिरी शासक था? बताइए। नंद वंश का लास्ट शासक इनमें से कौन था? तो नंद वंश का जो आखिरी शासक था वो था आपका धनानंद, ऑप्शन नंबर बी धनानंद नंद वंश का आखिरी शासक था। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर यहां पर आपका बी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हर्यक वंश का शासक अजातशत्रु किसका पुत्र था? अजातशत्रु के पिता का नाम आपको बताना है। तो याद रखना अजातशत्रु के पिता का नाम, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए बिंबिसार, ऑप्शन नंबर सी बिंबिसार जो थे अजातशत्रु के पिता थे, ऑप्शन नंबर यहां पर सी बिंबिसार राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। निम्नलिखित में से किसे पहले द लेडी विलिंगडन पार्क के रूप में जाना जाता था? बताइए।
सबसे पुराना नाम लेडी विलिंगटन पार्क किसका था इनमें से? तो लेडी विलिंगटन पार्क के नाम से जाना जाता था आपका लोधी गार्डन को। ऑप्शन नंबर सी पढ़िए, लोधी गार्डन को द लेडी विलिंगटन पार्क के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन नंबर सी लोधी गार्डन्स यहां राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि तीर्थयात्रियों के राजकुमार के रूप में प्रतिष्ठित हेनसांग, क्या कहा जाता था हेनसांग को? तीर्थयात्रियों का राजकुमार। हेनसांग ने सम्राट डैश के शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया। हेनसांग भारत कब आया था? किसका राज चल रहा था उस समय? तो हेनसांग जब भारत आया था उस समय राजा हर्ष का राज चल रहा था। ऑप्शन नंबर डी राजा हर्ष। स्टार लगा लो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिसको मैं स्टार लगाने के लिए बोलता हूं मतलब वो तो याद होना चाहिए, वो आपके एग्जाम में आ सकता है, ऐसा समझ लीजिए, ठीक है। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन हो जाता है वो। गुप्त शासकों ने डैश नाम का जुर्माना लगाया था जो हल रखने वाले प्रत्येक कृषक द्वारा भुगतान किया जाने वाला एक हल कर था। जो पहले जमाने में हर किसी के पास हल नहीं होता था, कुछ लोगों के पास होता था, तो वो हल दूसरों को देके पैसे कमाते थे। और गुप्त शासकों ने क्या किया था, उस पर कर लगा दिया था कि भाई आप पैसे कमा रहे हो तो कुछ पैसा हमारा राजकोष में भी इकट्ठा करेंगे हम। तो राइट आंसर हो जाएगा, इसको कहा जाता है आपका हलिवकर। ऑप्शन नंबर ए हलिवकर, याद रखना हलिवकर यहां पर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन है कि गुप्त वंश के अंतिम स्वीकृत सम्राट बताइए, जिनको माना जाता है अंतिम स्वीकृत सम्राट गुप्त वंश के, इनमें से कौन थे? क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो गुप्त वंश के आखिरी स्वीकृत सम्राट हैं आपके विष्णुगुप्त। ऑप्शन नंबर डी विष्णुगुप्त यहां पर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन है कि हर्यक वंश से मगध के पहले के शासक बताइए। हर्यक वंश से मगध पर पहले किसका शासन था? तो हर्यक वंश के पहले बिंबिसार का शासन था मगध पर। ऑप्शन नंबर ए बिंबिसार राज करता था मगध पर। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। गुजरात में डैश झील वस्तुतः एक कृत्रिम जलाशय है जो मौर्यों के शासनकाल के दौरान बनाया गया। तो गुजरात की एक बहुत फेमस झील है आपकी सुदर्शन झील। इसको कृत्रिम जलाशय मतलब आदमियों द्वारा बनाया गया था और यह मौर्य शासनकाल के दौरान बनाई गई थी सुदर्शन झील। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है। हर्षचरित कन्नौज के शासक हर्षवर्धन की जीवनी है जो उनके दरबारी कवि डैश के द्वारा संस्कृत भाषा में लिखी गई है। तो हर्षचरित्र लिखी थी आपकी बाण भट्ट ने और हर्षचरित्र लिखी गई है संस्कृत भाषा में, याद रहेगा। और राजा हर्षवर्धन की जीवनी है ये हर्षचरित्र, ठीक है। बाण भट्ट ने इसको लिखा है। ऑप्शन नंबर ए। चौथी शताब्दी ईसा पूर्व मगध की राजधानी बताइए इनमें से क्या थी? तो चौथी शताब्दी ईसा पूर्व जो मगध की राजधानी थी, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा मगध की राजधानी थी आपकी पाटलिपुत्र। ऑप्शन नंबर बी पाटलिपुत्र मगध की राजधानी थी चौथी शताब्दी ईसा पूर्व। राजा हर्ष ने अपने भाई डैश की मृत्यु के बाद थानेश्वर और कन्नौज के सिंहासन पर जो है प्रभुत्व स्थापित किया। तो हर्षवर्धन के जो भाई थे उनका नाम था राज्यवर्धन और इनकी मृत्यु के बाद जो है थानेश्वर और कन्नौज के सिंहासन पर बैठे हर्षवर्धन, ठीक है। पहले थे राज्यवर्धन, राज्यवर्धन के बाद बैठे हर्षवर्धन, ठीक है, याद रहेगा। डैश का गोल गुंबज मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है। तो गोल गुंबज है आपका बीजापुर का, बीजापुर का जो गोल गुंबज है ये मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है। ऑप्शन नंबर यहां पर सी बीजापुर का गोल गुंबज है मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा। भारत में वैदिक सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई बताइए? भारत में वैदिक सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई? तो सरस्वती नदी के किनारे वैदिक सभ्यता विकसित हुई। ऑप्शन नंबर सी सरस्वती नदी के किनारे जो है वैदिक सभ्यता का विकास हुआ, याद रखिएगा। चौथी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध की राजधानी को स्थानांतरित कर दिया गया था कहां पर? तो चौथी शताब्दी ईसा पूर्व में जो मगध की राजधानी थी इसको पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर दिया गया था। ऑप्शन नंबर बी मगध की राजधानी को पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर दिया गया था, राइट आंसर है। 1923 का झंडा सत्याग्रह या ध्वज सत्याग्रह किस शहर में आयोजित किया गया था? तो 1923 में झंडा सत्याग्रह हुआ था जिसको ध्वज सत्याग्रह भी बोलते हैं, यह नागपुर में आयोजित हुआ था। ऑप्शन नंबर बी नागपुर में आयोजित हुआ था ध्वज सत्याग्रह या झंडा सत्याग्रह, राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। बिहार में पटना के पास पाए गए जो है डैश के उत्खनन अवशेषों को विश्व धरोहर स्थल के रूप में जुलाई 2016 में यूनेस्को द्वारा चिन्हित किया गया। तो बिहार में पटना के पास आपके जो अवशेष पाए गए थे किसके पाए गए थे, क्या हो जाएगा यहां पर राइट आंसर इस प्रश्न के लिए? तो पटना के पास पाए गए थे आपके नालंदा महाविहार के अवशेष और इसको यूनेस्को विश्व विरासत में शामिल कर लिया गया, ठीक है। नालंदा महाविहार ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली में कुतुब उल इस्लाम मस्जिद के दक्षिणी प्रवेश द्वार अलाई दरवाजे का निर्माण किसने करवाया था? तो अलाई दरवाजे का जो निर्माण कराया था, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा अलाई दरवाजे का निर्माण कराया गया था। ऑप्शन नंबर सी अलाउद्दीन खिलजी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। डैश ने जलियांवाला बाग सामूहिक हत्याकांड के विरोध में अपनी नाइटहुड की उपाधि अस्वीकार कर दी थी।
तो नाइटहुड की उपाधि जो मिली थी वो मिली थी रविंद्रनाथ टैगोर जी को, और इन्होंने अस्वीकार कर दी थी क्योंकि जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था उसके विरोध में। सुप्रसिद्ध विक्टोरिया टर्मिनल स्टेशन, वर्तमान में जिसको हम बोलते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल, मुंबई किस कालावधि में बनाया गया था, जिसको सीएसटी भी बोलते हैं, सीएसटी है ना शॉर्ट फॉर्म में। तो सीएसटी या छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल, ये आपका जो बना था, ये बना था आपका ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा 1878 से 1888 के बीच। ऑप्शन नंबर बी पढ़िए, 1878 से 1888 के बीच यहां पर प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले प्रश्न में पूछा गया कि स्वतंत्रता सेनानी सुचेता कृपलानी जी किस राज्य की पहली मुख्यमंत्री बनी थी, सबसे पहली मुख्यमंत्री बनी थी किस राज्य की। तो सुचेता कृपलानी जी जो मुख्यमंत्री बनी थी, ये बनी थी आपकी उत्तर प्रदेश राज्य की। ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश राज्य की मुख्यमंत्री बनी थी। किस स्तंभ शिलालेख में समुद्रगुप्त की उपलब्धियां अभिलिखित की गई हैं, जो अपनी विजय के लिए नेपोलियन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं। तो याद रखना, भारत का नेपोलियन या नेपोलियन ऑफ इंडिया समुद्रगुप्त को कहा जाता है, और ये जो है राइट आंसर हो जाएगा यहां पर इलाहाबाद स्तंभ में जो है ये उपलब्धियां, समुद्रगुप्त की उपलब्धियां इलाहाबाद स्तंभ में वर्णित की गई हैं, लिखी गई हैं, अभिलिखित की गई हैं, याद रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मुगल शासकों का गलत अनुक्रम है। आपको बताना सबसे पहले कौन, फिर कौन, फिर कौन, फिर कौन। देखो, बाबर के बाद हुमायूं, हुमायूं के बाद अकबर, ये तो सही है। जहांगीर के बाद शाहजहां आए थे, शाहजहां के बाद औरंगजेब आए थे, ये भी सही है। अकबर के बाद जहांगीर, जहांगीर के बाद शाहजहां, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, अकबर के बाद जहांगीर आए थे और इसमें लिखा है शाहजहां। ठीक है, तो आपको पूरा क्रम बता दूं, जो फेमस राजा थे बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, याद रहेगा। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, उस समय ब्रिटिश भारत का तत्कालीन गवर्नर जनरल कौन था जब सती प्रथा अवैध और दंडनीय घोषित कर दिया गया था। तो सती प्रथा को अवैध और दंडनीय घोषित कर दिया था उस समय लॉर्ड विलियम बेटिंग, वहां के जो भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल थे, लॉर्ड विलियम बेटिंग राइट आंसर है। कोलकाता के बीबीडी बाग या डलहौजी क्षेत्र में करेंसी बिल्डिंग का निर्माण किस वर्ष हुआ था। तो कोलकाता में बीबीडी बाग या डलहौजी क्षेत्र में करेंसी बिल्डिंग बनी थी और इसका निर्माण हुआ था आपका 1833 में। ऑप्शन नंबर यहां पर ए, 1833 यहां पर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। 1942 में महात्मा गांधी जी के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन निम्नलिखित में से किस स्थान पर आरंभ किया गया था। तो भारत छोड़ो आंदोलन जो स्टार्ट किया गया था ये आपका अगस्त क्रांति मैदान में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी पढ़िए, अगस्त क्रांति मैदान में भारत छोड़ो आंदोलन का जो है आरंभ किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि महाबलीपुरम के पंचरथों का निर्माण किस राजवंश ने करवाया था। तो महाबलीपुरम के पंचरथों का निर्माण पल्लव शासकों द्वारा करवाया गया था। ऑप्शन नंबर सी, पल्लव शासकों द्वारा यह करवाया गया था, राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय द्वारा नाहरगढ़ किले का निर्माण किस वर्ष कराया गया था। तो नाहरगढ़ किला जो है आपका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, इसका निर्माण कराया गया था आपका 1734 में। ऑप्शन नंबर डी 1734 राइट आंसर हो जाएगा नाहरगढ़ किले के लिए। गदर पार्टी जो है का गठन किस वर्ष किया गया था। तो गदर पार्टी जो स्थापित की गई थी इसका जो गठन किया गया था, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए राइट आंसर हो जाएगा 1913 में गदर पार्टी की स्थापना हुई थी। ऑप्शन नंबर डी 1913 में गदर पार्टी की स्थापना हुई थी। निम्नलिखित में से किस वर्ष कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी CSP की स्थापना की गई थी। तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की जो स्थापना की गई थी, यहां पर आपको जो सन दिए गए हैं 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी। ऑप्शन नंबर सी 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की गई थी। निम्नलिखित में से भारत के किस वायसराय ने 1943 के बंगाल के अकाल पर ध्यान दिया और सेना को भूख से पीड़ित ग्रामीण बंगालियों को राहत सामग्री वितरित करने का आदेश दिया। तो 1943 में बंगाल में बहुत बड़ा अकाल पड़ा था, उस समय वायसराय थे लॉर्ड लिनलिथगो। इन्होंने सेना को भेजा और बोला कि भैया राहत सामग्री बांटो। ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड लिनलिथगो राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस शहर में झांसी की रानी की का समाधि स्थल है। तो झांसी की रानी का समाधि स्थल यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं ये है आपका ग्वालियर में। ऑप्शन नंबर बी, ग्वालियर में झांसी की रानी का समाधि स्थल है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ग्वालियर। निम्नलिखित में से किसने 1925 में काकोरी ट्रेन लूट का संयंत्र रचा था। तो 1925 में काकोरी ट्रेन लूट संयंत्र जो रचा गया था, ये रचा गया था आपका राम प्रसाद बिस्मिल जी द्वारा और अशफाक उल्लाह खां के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी राम प्रसाद बिस्मिल जी और अशफाक उल्लाह खां राइट आंसर है। विक्रम संवत कब स्टार्ट हुआ, कब आरंभ हुआ। तो विक्रम संवत जब स्टार्ट हुआ उसका जो सन था वो था आपका ऑप्शन नंबर ईसा पूर्व 57
ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, ईसा पूर्व 57। मेहरुन्निसा जिसे नूरजहां के नाम से जाना जाता है, किसकी पत्नी थी? तो मेहरुन्निसा जिसको नूरजहां के नाम से जाना जाता है, जहांगीर की पत्नी थी। ऑप्शन नंबर सी जहांगीर राइट आंसर है। भारतीय सेना के वे पहले जनरल कौन थे जिनके सेवानिवृत्ति दिवस को प्रतिवर्ष सशस्त्र सेना सेवानिवृत्त सैनिक दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ये है आपके जनरल के एम करियप्पा। ऑप्शन नंबर ए जनरल के एम करियप्पा राइट आंसर है। किस नेता ने हमें सीआर सूत्र दिया? तो सीआर सूत्र जो दिया गया था ये सी राजगोपालाचारी जी के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर ए सी राजगोपालाचारी जी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक कुतुब परिसर का भाग नहीं है? तो देखिए कुतुब परिसर में आपका कुतुब मीनार है, अलाई दरवाजा है, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद है। बुलंद दरवाजा ये कुतुब मीनार का हिस्सा नहीं है, बुलंद दरवाजा। ऑप्शन नंबर डी ये कुतुब मीनार का हिस्सा नहीं है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन कांग्रेस के कराची सत्र के संदर्भ में सही है? तो कांग्रेस के कराची सत्र के संदर्भ में यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, गांधी इरविन संधि की पुष्टि हुई थी। इस समय किसकी पुष्टि हुई थी? गांधी इरविन समझौता हुआ था कराची सत्र में 1931 में। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म मराठों की कराधान प्रणाली से संबंधित है? तो मराठों की कराधान प्रणाली से संबंधित है आपका चौथ और सरदेशमुखी। ऑप्शन नंबर बी चौथ और सरदेशमुखी राइट आंसर है। चौसा का युद्ध हुमायूं और किसके बीच लड़ा गया? तो चौसा का युद्ध हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच में हुआ था। हुमायूं और शेर शाह सूरी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। वह कौन सा अधिनियम था जिसने भारत में सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को स्थानांतरित की थी? तो वो आपका जो अधिनियम था यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, वो था आपका भारत सरकार अधिनियम 1858 की क्रांति के बाद 1 साल बाद। ऑप्शन नंबर सी। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो जो इसकी स्थापना की गई थी ये की गई थी आपकी 1928 में। ऑप्शन नंबर ए 1928 यहां पर राइट आंसर है। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे? तो बंगाल के गवर्नर जनरल यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा, ये थे आपके द्वितीय लॉर्ड कॉर्नवालिस, अर्ल कॉर्नवालिस। ऑप्शन नंबर डी द्वितीय लॉर्ड कॉर्नवालिस या अर्ल कॉर्नवालिस। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, ये थे बंगाल के गवर्नर जनरल। शिवाजी महाराज के शासनकाल में मंत्रिपरिषद को किस नाम से जाना जाता था? तो शिवाजी महाराज के शासनकाल में जो मंत्रिपरिषद था उसको अष्टप्रधान के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन नंबर डी अष्टप्रधान के नाम से जाना जाता था। दोस्तों ये हो गए आपके क्वेश्चन कैसे लगे हमें कमेंट करके बताइए। अगला पार्ट चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। वीडियो को शेयर करना है कम से कम 5 दोस्तों को यदि आपको अगला पार्ट बहुत जल्दी चाहिए। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। हमने एमसीक्यू की और 1 लाइन की पीडीएफ बनाई है, आप में से जिसको भी ये पीडीएफ चाहिए नीचे दिए नंबर पर संपर्क कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।